कहावत है 100 सुनार की और 1 लोहार की। ये बात सिद्ध हो चुकी है रशिया और अमेरिका के वर्तमान रिश्तों के बीच में, जो कि रशिया ने एक डिसीजन ले लिया है बहुत मजबूत भारी, जिसकी उम्मीद तो ट्रंप ने हालिया में नहीं की थी कि भाई ऐसा कुछ भी हो जाएगा। जो निर्णय लिया गया है वो दुनिया के अंदर बड़े परिवर्तन लाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की जो एक काल्पनिक हेजेमनी है कि भाई हम यूनिपोलैरिटी डेवलप कर लेंगे, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बना लेंगे और दुनिया के सरताज हम हो जाएंगे, उस सपने पर लगभग पानी फिर चुका है और दुनिया एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। संभावना यह है कि तनाव अभी इस दुनिया में इस जियोपॉलिटिक्स की वजह से इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। साथियों, सारी डिटेल में बात करेंगे क्या कुछ हुआ है और रशिया ने क्या ऐसा निर्णय लिया है जो ट्रंप की रात की नींद हराम यहां हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और पार्ट बने इस बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फैमिली का। साथियों, ऐसे कौन से विषय आ चुके हैं कि ट्रंप और पुतिन है इसके बीच में तनाव बढ़ा है? रशिया और अमेरिका आमने सामने किस मुद्दों पे आ चुके हैं? 3 मेजर ऐसे डिसीजंस हुए हैं बीते दिनों में जिसने स्थिति को पैदा कर दिया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो आप जिनको स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है दमित्री मेदवेदेव। दमित्री मेदवेदेव रशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, पहले प्रेसिडेंट रह चुके रशिया के। और इनका जो व्यक्तित्व है ये एक तरह से काफी कठोर और पश्चिम के बड़े मजबूत आलोचक के रूप में, क्रिटिक के रूप में इनको जाना जाता है। पाश्चात्य नीतियों की, स्पेशली अमेरिका ईयू की पॉलिसीज को ये बहुत लंबे समय से क्रिटिसाइज करते आए हैं और इनकी जो व्यक्तित्व की परिभाषा है वो इस रूप में है कि ये प्योरली वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इनके जो निर्णय हुए, इनके जो स्टेटमेंट आ रहे थे, काफी लंबे समय से ये ट्वीट कर रहे थे, लेकिन उतना रिस्पांस जो है वो यूएस की तरफ से इनके स्टेटमेंट में नहीं आया। लेकिन रिसेंटली कुछ बड़े परिवर्तन हो गए कि ट्रंप वर्सेस मेदवेदेव की ये फाइट एक तरह से हो चुकी है। ट्रंप ने अपने जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर दमित्री मेदवेदेव का नाम लिख करके उनको एक्स प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के टाइटल्स इनको टैग करके बार बार इनका नाम लिया है। यानी मैटर तो सर कुछ इंटेंसिफाई, अदरवाइज ये चर्चा में नहीं आता। यहां पे बात ये समझनी है कि दमित्री मेदवेदेव का एक स्टेटमेंट रशिया को मतलब इस पोजीशन में ले आया कि अमेरिका उसके इतने खिलाफ हो गया कि उसने ऐलान कर दिया कि भाई हम रशिया के पास में 2 सबमरीन जो है, परमाणु पनडुब्बियां हैं, न्यूक्लियर सबमरीन, वो हम यहां पे डिप्लॉय करेंगे, पोजीशन इनकी कर देंगे। तो यहां पे उम्मीद तो ये थी अमेरिका को कि भाई जो है रशिया के जो लीडरशिप है वो उसे तनाव में आएगी, दुनिया में कठोर मैसेज जाएगा कि भाई अमेरिका बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहा है। लेकिन सर आपको आश्चर्य होगा, रशिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आया कि भाई ठीक है, ये इनकी रूटीन प्रैक्टिस है। क्योंकि जो अभी मैं बात करने वाला हूं, रशिया के जो स्पोक्स पर्सन वहां पे काम कर रहे हैं, दमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि भाई ये इनकी रूटीन प्रैक्टिस है, पहले भी यहां पे पनडुब्बियां लगा चुके, कोई बड़ा मसला नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि ऐसी धमकी इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी दी थी कि 2 परमाणु पनडुब्बियां भेजने का आदेश मैंने दे दिया है। और बेचारे कुछ दिन के बाद में जाके किम जोंग उनसे ये हाथ मिला रहे थे। इतिहास इसका गवाह है, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता है क्या निर्णय ले चुके हैं और आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं। खैर, मुद्दे के ऊपर आगे बढ़ते हैं। यहां पर दमित्री मेदवेदेव ने क्या कहा, पहले इनके स्टेटमेंट को देखते हैं। सर थोड़ा पुराना स्टेटमेंट है, मतलब रिसेंट 2-5 दिन के अंदर लिखा है, ट्रंप इज प्लेइंग विद द अल्टीमेटम गेम विद रशिया। 50 डेज और 10 डेज, आपको पता ही है ना कि 50 दिन में युद्ध खत्म करो, 10 दिन में युद्ध खत्म करो। बोले भैया ये अल्टीमेटम गेम है। अल्टीमेटम मतलब एक तरह से हमें अल्टीमेटम दिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। ही शुड रिमेंबर 2 थिंग्स। ट्रंप को 2 चीजें पता होनी चाहिए, बहुत गौर से सुनिएगा। पहला लिखा है, रशिया इजंट इजराइल और इवन ईरान। हमें इजराइल मत समझना, इजराइल इस कॉन्टेक्स्ट में कि तुम्हारे हम गुलाम नहीं हैं, और ईरान इस कॉन्टेक्स्ट में मत समझना कि हमारी स्थिति वो कमजोर है कि तुम्हें हम जवाब ना दे पाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। दूसरा, ईच न्यू अल्टीमेटम इज ए थ्रेट एंड ए स्टेप टुवर्ड्स वॉर। हर आप जो बात बोलते हैं ना कि धमकियां देते हैं, वो बेसिकली दुनिया को या हम 2 देशों के बीच में युद्ध की तरफ ही आप अग्रसर कर रहे हो। और ये जो युद्ध होगा, दैट इज नॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये युद्ध शब्द से आप ये मत समझिएगा रशिया और यूक्रेन की बात हो रही है, बट विद हिज ओन कंट्री। मतलब रशिया वर्सेस यूएसए की ओपन फाइट की बात इनके इस ट्वीट के अंदर मेरे दोस्तों यहां पर आ गई। डोंट गो डाउन द स्लीपी जॉ रोड, मतलब ऐसा है कि भैया जो ढलान वाली, फिसलन वाली रोड में मत फिसलो, जाके गिरोगे हड्डियां टूटेंगी। तो सीधा आप सोचिए कितने कड़क स्टेटमेंट जो है वो दमित्री मेदवेदेव, जो कि रशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से वहां पे पेश कर दिए गए। अब यहां पे बात ये सोचनी है कि क्या पूर्व राष्ट्रपति के
उन बयानों को इतनी वैल्यू दी जानी चाहिए। सर ये वहां की एक सिक्योरिटी काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे भी हैं, वाइस चेयरमैन पद पे भी हैं, तो इनकी बातों की वैल्यू है। और अमेरिका ने इनके अगर विचारों को हाईलाइट किया है, जिसकी बात दमित्री मेदवेदेव खुद कर रहे हैं, आगे देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बनने वाला है। तो यहां क्या हुआ आपको पता होगा, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने, जो तनाव कहां से बेसिकली और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने आपको पता है कि 25% टैरिफ भारत पे लगाया कि आप रशिया से ट्रेड करते हो, 25% टैरिफ है, पेनल्टी और लगेगी। तो यहां पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया, बहुत गौर करिएगा, लिखते हैं आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया। ठीक है, मुझे मतलब नहीं पड़ता क्या कर रहे हैं दोनों देश, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल। भाई इनका सीधा मतलब यह है कि दोनों की मृत अर्थव्यवस्थाएं हैं, डेड इकोनॉमीज है, और मेरी तरफ से ये भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो शब्द था ना सर, डेड इकोनॉमीज, तो डेड इकोनॉमीज में ये डेड शब्द ने बेसिकली टेंशन पैदा किया, तनाव पैदा किया। देखिए हुआ क्या, यहां पर 31 जुलाई को दमित्री मेदवेदेव का एक स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट क्या था, बहुत ही कड़क भाषा में, बहुत ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मतलब जो बोलते ना कि शब्द प्रयोग किए, लिखा है अबाउट ट्रम्प्स थ्रेट अगेंस्ट मी इन हिज पर्सनल नेटवर्क ट्रुथ व्हिच इज बैंड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। ठीक है, जो बात हुई थी ना कि भाई हम यहां पे जो रशिया के प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट ने बात बोली है, दमित्री मेदवेदेव खुद को राष्ट्रपति समझते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज करते हुए दमित्री मेदवेदेव लिख रहे हैं कि जो ट्रुथ सोशल नेटवर्क है जिसके ऊपर ये पोस्ट करते हैं वो उनका पर्सनल है, और उसकी इज्जत इतनी भी नहीं है कि उसको हमारे देश में मान्यता मिले। हमने उसको जो कि बैन किया हुआ, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, बैन फ्रॉम लिखा है, इफ सम वर्ड्स फ्रॉम द former Russian president caused such a nervous reaction in the entire US president, it means that Russia is right in everything and will continue to go its own way। मतलब कि भैया मेरे जो शब्द हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हूं, मेरे को ये कह रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि भाई इसकी बातों की वैल्यू नहीं है, तो मेरी बातों से इतने प्रभावित हो गए कि आपने ट्रुथ सोशल के ऊपर मेरा नाम लिख के कमेंट किया, मेरे शब्दों को इतना गहरा ले लिया कि आपने 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने की धमकी दे दी। तो इसका मतलब यह है कि जो हम कर रहे हैं, व्हाटएवर रशिया इज डूइंग दैट इज ऑन करेक्ट वे, वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। और आगे जो इन्होंने लिखा, एंड विल कंटिन्यू टू गो इट्स ऑन वे दैट रशिया। ठीक है सर, मतलब हम क्या है, हमारे रास्ते पे चलते रहेंगे। अब कहां चलना है देखो, अब ये जो लास्ट लाइन है, इस लास्ट लाइन ने सारे टेंशन पैदा कर दिए मेरे दोस्तों। देखो लिखा क्या है, एंड अबाउट द डेड इकोनॉमी of India and Russia and entering dangerous territory, well, let him remember his favorite film about the Walking Dead, as well as how dangerous a dead hand that does not exist in nature can be। मेरे दोस्तों ये डेड हैंड का जो जिक्र किया, वो डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, इन्होंने उसी डेड शब्द को एक सर्केस्टिक वे में, एक आलोचनात्मक, एक क्रिटिक करते हुए डेड हैंड लिखा। ये डेड हैंड क्या है मेरे दोस्तों, ये डेड हैंड बेसिकली एक परमाणु है सर, परमाणु बॉम्ब आप इसे समझिए। यहां पर क्या है, डेड हैंड सिस्टम रशियाज डोम्सडे मशीन, मतलब रशिया के कयामत के दिन की ये मशीन है। ये ऑटोमेटिक न्यूक्लियर अटैक सिस्टम है मेरे दोस्तों। ठीक है, स्वचालित परमाणु हमला करने वाली मशीन। तो उसने क्या किया, डेड शब्द को डेड परमाणु उस मशीन से जोड़ दिया। अब इस चीज से कान खड़े हो गए डोनाल्ड ट्रंप के कि भैया ये तो डेड, मतलब ये परमाणु हमला मेरे पे कर सकता है। अब इस बात से पूरा बवाल मचा, मतलब वो डेड इकोनॉमी से इस डेड हैंड तक का सफर, डेड हैंड क्या है आपको मालूम चल गया। ये बेसिकली तनाव पैदा कर दिया बहुत जबरदस्त रशिया के बीच में और अमेरिका के बीच में। अब यहां पे थोड़ा सा आगे आइए, जैसे ये खबर चलती है तो डेड हैंड के थ्रेट की वजह से परमाणु पनडुब्बियां रशिया के पास में तैनात करने का आदेश हो गया। अब आदेश हुआ तो सर ये कुछ स्थितियां वही शीत युद्ध के दौर की बन रही हैं, जिसके अंदर आपने मिसाइल संकट पड़ा होगा, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो वैसी ही कुछ पोजीशंस बन रही है। अब दुनिया किस दिशा में जाएगी, ये तो मान के चलिए कि परमाणु युद्ध की संभावनाएं न के बराबर हैं, नहीं होगा, लेकिन यह तनाव दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को बहुत जबरदस्त तरीके से बदलने वाला है। अब वो बदलाव की शुरुआत तो आप देख ही रहे हैं, जिसको हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं। तो यहां पर एक बड़े समीकरणों में सर परिवर्तन आएगा और दुनिया लगभग 2 धड़ों में बढ़ती हुई अब आपको दिखेगी। यहां पे क्या हुआ था सर, एक विचार तुरंत से आया है, मैं थोड़ा सोचता हूं उसको बता दो वरना भूल जाए, दिमाग से निकल जाएगा। पॉइंट ये है कि जब शीत युद्ध का दौर आपने 1945 से 90 के बीच का देखा,
उस समय पे हमने ये पाया था कि दुनिया में जो दो ग्रुप बटे थे, अल्टीमेटली वहां पे यूएसए जीतता है और यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है, पतन हो जाता है। मतलब जो रशिया किया यूएसएसआर का ग्रुप था वो हारता है। अब मेरा ओपिनियन ये बन रहा है कि जब अगर ये ग्रुपिंग होना शुरू होता है, इस समीकरणों के अंदर ज्यादा संख्या बल यूएस की बजाय रशिया के साथ में होगा और ये ग्रुप मेजॉरिटी के साथ में जाएगा। और यूएसए जो ये बोल रहे हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मुझे लगता है मेक अमेरिका अलोन अगेन ये बना करके छोड़ देंगे। आपको ओपिनियन कमेंट बॉक्स से सर ओपन है, मेरी बात से सहमत है तो बताइए क्या बात मैं सही कह रहा हूं। तो यहां पे सबमरीन जो है वो डिप्लॉय करने की बात आ गई, इन्होंने इसको सीरियसली लिया नहीं। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट और दिया जिसके बारे में दमित्री मेदवेदेव बात कर रहे थे। वो लिखते हैं कि बेस्ड ऑन द हाईली provocative statements of the former president Russia, Dmitry Medvedev, who is now the deputy chairman of Security Council of Russian Federation, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions just in case these foolish and inflammatory यानी मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ स्टेटमेंट्स आर मोर देन जस्ट दैट। मतलब वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं भैया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि यार मैं पूर्व राष्ट्रपति, मेरे स्टेटमेंट इतना सीरियस ले रहे हो। ये कहते हैं शब्द तो शब्द होते हैं, शब्दों की कीमत होती है। अब शब्दों की कीमत ये जान रहे हैं, आश्चर्य की बात है। मतलब इनको खुद के निर्णय नहीं पता और ये शब्दों की कीमत बता रहे हैं। अब यहां पे वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन ऑफन लीड टू द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जिससे कि तकलीफ दुनिया में क्रिएट हो जाएगी। तो दमित्री में भारत के लिए डैड इकोनॉमी, रशिया के लिए डैड इकोनॉमी वर्ड का यूज, उधर डैड इकोनॉमी के काउंटर में डेड हैंड को थोड़ा सा सरकास्टिकली पेश कर दिया और उस डेड हैंड को सीरियसली लेकर के इन्होंने परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी। यहां तक की स्थिति एकदम स्पष्ट आपके सामने हो चुकी है। अब यहां क्या चल रहा है सर, जब ये साहब स्कॉटलैंड गए थे, इनके वहां पे गोल्फ कोर्स है, बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन आदमी है सर। ये कभी थोड़ा पुराने वीडियोस वगैरह देखो यूट्यूब के ऊपर, WWE के अंदर ये आया करते थे, आप लोग देखे होंगे इनको। अब इनका क्या ड्रामा था, वहां भी होता था, आज भी चल रहा है। खैर, इनको दुनिया WWE का रिंग नजर आती है, ठीक है। यहां पे भी रेसलमेनिया स्मैकडाउन कराना चाहते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये वहां थे तो इनको अचानक से ध्यान आया, अरे युद्ध तो चल ही रहा है, हमने 50 दिन की धमकी दी हुई है, 50 दिन का टाइम दिया हुआ है। अब 50 दिन में इनको लगा यार रशिया तो कुछ करने वाला नहीं है, रशिया शांति समझौता नहीं करेगा तो 50 दिन की धमकी फेल हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे का वादा जनता को करके राष्ट्रपति बने हैं, 24 घंटे वॉर रुकवा देंगे। नहीं रुकवा पाए तो साहब इन्होंने ऑर्डर निकाला 100% टैरिफ लगेगा, वरना 10 दिन के अंदर अपने युद्ध को खत्म कर दो। आपने देखा हो तो दमित्री मेदवेदेव ने बोला कि ये जो अल्टीमेटम का गेम चल रहा है, कभी 50 डेज कभी 10 डेज, ये वही है, कभी 50 डेज कभी 10 डेज। अब साहब इस स्थिति के बीच में जो ट्रंप का नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी हवा यहां निकलती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस एग्रेशन के साथ में ट्रंप आए थे और उनके समर्थकों ने जैसा वेलकम किया था, मुझे लगता है विदाई भी उससे खतरनाक इनकी होने वाली है। ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि ग्लोबल लीडरशिप से भी अमेरिका का पत्ता साफ होगा। कारण क्या होता है, देश क्या है, देश को प्रेजेंट करता है वहां का लीडर की विचारधारा ही देश की विचारधारा पूरी दुनिया मानती है, वो हर देश के साथ में लागू है। लेकिन ट्रंप जैसे, जिसको अपन कहते हैं कि महामानव, जब शब्द को समझिएगा, महामानव, जब वो एक दुनिया की लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं तो मेक अमेरिका ग्रेट कहां होगा, ये मेक अमेरिका अलोन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पर क्या हुआ सर कि ये बात चलते चलते एक न्यूज और आती है, न्यूज बड़ी जबरदस्त आती है, लगभग 2 घंटे पहले की एक खबर है, ध्यान से पढ़िए। ट्रंप बोले 24 घंटे में भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है सर, भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है, मतलब संबंध पूरी तरह से नेगेटिव होते हुए आप समझिए कि कितना खरास, कितना कड़वाहट भारत और रूस, माफ कीजिएगा, अमेरिका के संबंधों में आ चुके हैं। रूस से तेल खरीदना युद्ध मशीन को ईंधन देने जैसा है। अमेरिका भारत में असल में आरोप ये लगा रहा है कि आप जो पेट्रोलियम खरीदते हैं, इससे पेट्रोलियम खरीदने से जो पैसा उसके पास जा रहा है वो बेसिकली यूक्रेन में आम जनता को परेशान करने या उनको नष्ट करने के लिए रूस यूज करता है। अब साहब इस बात का जवाब देखो सर, पूरी खबर तो यहां पे लिखी है, 24 घंटे में और टैरिफ लगा देंगे। मतलब इन्होंने मंगलवार के दिन ये चर्चा की है और आज मंगलवार ही है। अब यहां पे हो क्या रहा है थोड़ा सा वो ध्यान से देख लीजिए। भारत अमेरिका के व्यापार को लगभग आप देखें तो 11 लाख करोड़ का ये ट्रेड होता है। अब यहां पे अमेरिका जो भारत को भेज रहा है वो 3.46 लाख करोड़ है, और जो भारत से अमेरिका माल जा रहा है या सर्विसेज जा रही हैं वो 7.35 लाख करोड़ का है। तो ये अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो अप्रॉक्स डबल है, ठीक है, अप्रॉक्स डबल है।
तो उनको यह समझ आ रहा है कि यार ऑलमोस्ट डबल धंधा कर रहे हैं, तो इनको चिढ़ इसी बात की है कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और इंडिया जो है वो टैरिफ अच्छे खासे लगाए बैठा है, तो इस टैरिफ को लेकर के चिंता है। तो कुल मिलाकर के कल भी हम बात कर रहे थे टैरिफ को से बढ़ के इनको ट्रेड पे जाना है, ट्रेड डील करके इनको ब्रिक्स को कमजोर करना, ब्रिक्स को कमजोर करके रशिया के मजबूत साथी को अपनी तरफ ले लेना है। आपको जानकारी के लिए बताता हूं, एक डिबेट एक अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, संभव हुआ तो कल मॉर्निंग में एक वीडियो में उसको लेकर के आपको पेश करूंगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री का एक बयान आया है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो न के बराबर संभावना है कि वो हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत को ग्रोथ मिले। ये अमेरिका के अर्थशास्त्री का बयान है सर, ठीक है। अब भारत यदि कर लेता है तो सर वो सरप्राइजिंग होगा, ठीक है। हम जब ये बात यहां बोलते हैं कि भारत को नहीं करना चाहिए, तो कुछ लोग जिनके आंखों पे पट्टी बंधी है उनको एक सरल शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है, जो समझना नहीं चाहते चीजों को, वो बोलते हैं लोग बैठे हैं, एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। भैया एक्सपर्ट लोग जो होते हैं ना, जो अधिकारी हैं, वो सरकार के आदेशों से चलते हैं और सरकार अपनी विचारधारा से चलती है। सरकार के निर्णय बड़े प्रभावशाली इस देश पे डालते हैं। तो यहां पे जब बड़े बड़े देश, क्योंकि ईयू के अंदर जब आलोचना हो रही है, तो भारत को भी ये चाहिए कि थोड़ा सा अब इसकी ट्रेड डील से बचे और मजबूती से रशिया के साथ में खड़ा हो। और जो दिशा दिख रही है वो उसी दिशा में देश जाता हुआ दिख रहा है। अमेरिका से अब हमारी शिफ्टिंग धीरे धीरे रशिया की तरफ जा रही है। ये बहुत अच्छा संकेत है। आपका विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मेरे दोस्तों, यहां पर एक चीज समझो, जो जायसवाल साहब हैं, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, आपने बयान दिया है कि अमेरिका खुद की गिरबान में नहीं झांक रहा है। भारत क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, तुम्हारी पूरी नजर है, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो उसको भी देखो। तो बयान इन्होंने दिया कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइजर और केमिकल इंपोर्ट जारी रखे हुए है। यही हाल ईयू का है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। सर ये तो कुछ वैसा हो गया कि भारत का पेट्रोलियम का जो पैसा, जो डॉलर में जिस भी अमाउंट रकम हम उसको देंगे, बस हथियार शायद दुनिया में उसी से मिलते हैं सर, है ना। अमेरिका जो इन चीजों को खरीद रहा है, तो क्या रशिया डोनेशन दे रहा है क्या सर? इसको दान कर रहा है क्या? नहीं, रशिया दान नहीं कर रहा। रशिया को अमेरिका पैसे दे रहा है। जब पैसा देके हो रहा है तो उस पैसे का यूज क्या वो यूक्रेन युद्ध में नहीं करेगा क्या? ईयू जो सामान खरीद रहा है, ये सारी चीजें भारत ने बताई है, क्या उसके पैसे से रशिया युद्ध का काम नहीं करेगा? तो बोले कि भैया ये दो मुंह की दम्भी मत बनिए, दोगलापन मत दिखाइए, खुद की गिरबान में झांकिए, गुड़ खा रहे हो, गुलगुलों से बैर कर रहे हो, ये मूर्खतापूर्ण निर्णय भारत स्वीकार नहीं करेगा। दो टूक शब्दों में भारत ने यहां पे जवाब दिया और पूरी तरह से यहां पे एक्सपोज कर डाला। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट जारी होता है। बड़ा स्टेटमेंट एक अच्छा खासा जारी हुआ है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, 7 मेजर पॉइंट यहां पे निकाल के समझते हैं। सबसे पहले सर भारत ने क्या क्लियर कट कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए रूस से भारत के तेल आयात को प्रोत्साहित किया था। मतलब सर वो आप ही हो जो कहते थे कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करो जिससे मार्केट की स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि रशिया का यदि मार्केट में पेट्रोलियम आना कम हो गया तो ओवरऑल क्या होगा, सप्लाई घटेगी, मार्केट प्राइस बढ़ेंगे और इंस्टेबिलिटी पूरे ग्लोबल लेवल पे क्रिएट हो जाएगी। और ये बात 100% सच है। इसकी बात हमने हमारे पिछले वीडियो में की है। तो भारत मतलब अमेरिका, आपने खुद ने इसको प्रमोट किया, पहली बात भारत बोल रहा है। दूसरी बात, भारत के आयात का मकसद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा मुहैया कराना है, क्योंकि अमेरिका बेसिकली आरोप ये लगा रहा है कि आप मुखौटा कुछ लगाए बैठे हो और कर कुछ रहे हो। मतलब आप कहते तो ये हो जी कि भारत जो है वो अपनी आम जनता के हितों के लिए, हमारे यहां पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, ग्लोबल मार्केट में रूस से सस्ता खरीदा हुआ पेट्रोलियम बेच रहे हो और बहुत मोटा माल कमा रहे हो। अब मोटा माल कमाने में कमीशन दिया जाए तो तकलीफ नहीं होगी। मेन काम क्या है सर, आरोप लगाना। कुल मिलाकर के बर्दाश्त सर हो नहीं रहा, पेट में तकलीफ थोड़ी ज्यादा है। तीसरी चीज देखो, भारत की आलोचना करने वाले वही देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत ने सीधा अपना स्टेटमेंट दिया है। 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था। यह रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। तो अमेरिका जी, जो आपका प्रॉक्सी है, जो आपकी छाया है, जिसके अंदर आप कह सकते हो आपका एक्सटेंडेड पार्ट इन यूरोप, आपकी जो ईयू है, वो भारत के टोटल व्यापार से बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है। आप उसको तो रोक लो, ठीक है। और ईयू जो है वो भारत पे सैंक्शन लगा रहा है, 18th पैकेज वहां लगा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि ये तो मतलब खुद का किया पाप नहीं है, दूसरे का किया पाप इनको दिखता है। रूस भारत व्यापार में सर ये तो आप पढ़ ही लिए होंगे। अगला देखो सर, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अब ट्रंप को लपेटा जा रहा है,
तो वह खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और ये सब खरीद रहा है, आयात कर रहे हैं, तो हम हमारे राष्ट्र हित की बात क्यों ना करें। तो यहां पे एक तरह से समझिए भारत सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है। जवाब इस मायने में है कि भैया अपने गिरबान में झांको, समझो और चलो, हम हमारे हिसाब से चलेंगे, हमें डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जारी हुआ है। अब मेरे दोस्तों, भारत ने तो इस 25% टैरिफ पे जवाब दिया, डेड इकोनॉमी पे जवाब दिया। यहां पे भारत के साथ में रशिया भी आता है। लिखे पढ़े सर, क्रेमलिन हिट आउट एज एट यूएस प्रेस ट्रम्प फॉर थ्रेटनिंग इंडिया एंड बाइंग फॉर रशियन ऑयल। ठीक है सर, मतलब क्रेमलिन भी भारत के, क्रेमलिन क्या है, एक तरह रशिया, रशिया भारत के साथ आता है और यहां पे बोलता है, ये है दमित्री पेस्कोव जो कि प्रवक्ता हैं, यहां पे आया, ट्रंप इज फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया रशिया ऑयल डील। मतलब तनाव में है, टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है, मतलब यहां पे अब केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई तनाव नहीं है अमेरिका क्या बोल रहा है। क्योंकि जब परमाणु पनडुब्बियों के वहां लगने की बात आई तब बोला कि इनकी रूटीन प्रैक्टिस है, पहले भी थी, फर्क नहीं पड़ता। अब आप जो डेड हैंड वाली बात बोलो रशिया, आप क्या करोगे? बोले वी आर वेरी सिंसियर नेशन, हम बहुत समझदार लोग हैं, हम न्यूक्लियर को लेकर के ये पाकिस्तान जैसे नहीं करते कि हमारे पास क्या बोलते हैं, एटमी ताकत है, शब्द बोलते हैं एटमी ताकत है। तो ये बार बार के नखरे उनके नहीं है, बोले जिस दिन करना होगा तरीके से कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के बयान रशिया की तरफ से भारत के फेवर में आया। अब यहां पे पोजीशन बिगड़ी सर, इसकी पोजीशन इनकी और बिगड़ी। अब इनको उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ ये दोनों ऐसी यूनिटी दिखाएंगे। चाइना से तो सर भिड़ने की इनकी हिम्मत है नहीं। एक डिबेट ये भी चल रही है अर्थशास्त्रियों में और विदेश जो नीति के विशेषज्ञ हैं वो ये भी सवाल करते हैं कि यार रशिया से ट्रेड डील जो है, ऑयल चाइना भी खरीद रहा है और इंडिया भी खरीद रहा है, तो 25% का दबाव, पेनल्टीज का दबाव, पैनल में ये और बढ़ा दूंगा इसके टैरिफ को, ये सारे टेंशन इंडिया पे क्यों इंपोज हो रहे हैं? चाइना से बात क्यों नहीं करता? ये चर्चा करेंगे सर इसके बारे में। आपका ओपिनियन इस बारे में अगर कुछ है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बताइएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब यहां पे देखो सर इसकी टेंशन बढ़ी कैसे। न्यूज जो मैं दिखा रहा हूं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो AIR की न्यूज है, 5 अगस्त 2025 सुबह 9:08 की। रशिया ऑफिशियली एंड्स कमिटमेंट टू 1987 INF न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। मतलब मेरे दोस्तों यहां पर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स की जो इनकी जो ट्रीटी थी, संधि थी, परमाणु संधि, इससे रशिया ने कहा कि भैया टाटा बाय बाय, अब हम इससे बाहर होते हैं। अब ये क्या ट्रीटी थी, तो क्या परमाणु समझौता, जब रशिया बाहर जा रहा है तो ये निश्चित रूप से दुनिया के अंदर एक टेंशन बड़ी क्रिएट करेगा और अमेरिका को बैलेंस करने के लिए रशिया का ये जवाब जो है वो काबिले तारीफ है। यहां पे अब एक और चीज को देख लो सर, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ऑफिशियल फोटो, जब ये सिग्नेचर हुए थे, मॉस्को ने 1987 के इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज INF समझौते को मानने से मना कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने 500 से 5500 किलोमीटर के दायरे, यानी ऐसी परमाणु मिसाइलें जो 500 से 5500 किलोमीटर जाने वाली जमीन आधारित बैलिस्टिकल क्रूज मिसाइलों को खत्म करने का वचन दिया था। मतलब कि आप भी अपने हथियार खत्म करिए, हम भी अपने हथियार खत्म करेंगे, सीधी बात है, ये वही ट्रीटी थी। यह संधि शीत युद्ध के दौरान रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा हस्ताक्षरित थी। दोनों देशों ने 1 जून 1991 तक हथियार किए। अब एक मेन पॉइंट देखो, यहां पे आपको क्या लग रहा है, गिल्टी कौन है, फर्जी कौन है, चोर कौन है, मन में पाप किसके? सीधी बात, आज रशिया तो आज निकल रहा है ना। अमेरिका ने जुलाई 2014 में रूस पर उल्लंघन का आरोप लगाया और 2019 में संधि से बाहर निकल गया। ठीक है, संधि को, ये वो ट्रीटी है जो 2 देशों के बीच हुई कि भाई हम ऐसे ऐसे नियमों में जिएंगे। अमेरिका उड़ के बाहर चला गया, रशिया ने फिर भी अपनी नैतिकता बरकरार रखी और यह कहा कि तब तक ऐसे हथियार नहीं तैनात करेगा जब तक अमेरिका ऐसा नहीं करता। ठीक है, मतलब इसने अपने उस सकारात्मक पक्ष को, दुनिया के प्रति जो शांति का जो संकल्प है उसको यहां जाहिर कर दिया। अब जब आप बात कर रहे हो कि हमने आदेश दिया है कि 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी जाएं, तो कर दी जाएं, तो भैया क्या वादा था, जब तक अमेरिका ऐसा नहीं करता, अमेरिका ने ऐसा कर दिया, तो अब क्या है, अब हम इससे बाहर होते हैं। तो सर बाहर होने का ये वचन आ गया, बात आ गई, टेंशन बढ़नी लाजमी है। अब यहां पे क्या है सर, रूस का आरोप है कि अमेरिका और नाटो यूरोप और एशिया के मिड रेंज मिसाइलें तैनात कर रहे हैं और इस कारण प्रतिबंध उठाना जो था हमारे लिए जरूरी था। तो कुल मिलाकर के बात घूम के कहां आ गई,
बात घूम के आ गई फिर से नाटो के ऊपर, जो कि वहां पे यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एक टेंशन में अमेरिका घिरा है और उसकी एक्टिविटीज ने दुनिया को परेशान किया है। अब यहां पे आप एक चीज देखो सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। अगर रशिया इससे ऑफिशियली बाहर आने की बात हुई, ऑफिशियली डिक्लेरेशन जब हो जाएगा, तो यहां पे एकमात्र मुख्य परमाणु आर्म कंट्रोल व्यवस्था बचेगी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये 2010 में हुई थी। अब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी को हाल ही में 5 साल के लिए एक्सटेंशन किया गया था और 5 फरवरी 2026 को ये भी खत्म हो जाएगी। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी ही एकमात्र अब ऐसा रास्ता बचेगी जिसके ऊपर परमाणु नियंत्रण किसी हद तक दोनों देशों के बीच में बचेगा, क्योंकि ये जो अभी ट्रीटी थी ये तो खत्म हो गई, बची हुई ये ट्रीटी है। अब कुल मिलाकर के दुनिया के अंदर एक अनियंत्रित परमाणु प्रतियोगिता की ओर अग्रसर देश दुनिया जो है वो हो जाएगी। यहां पर आपको न्यू स्टार्ट ट्रीटी को समझना चाहिए मेरे दोस्तों। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? दोनों के बीच में मूल एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझिए कि दोनों देशों ने तय किया है कि जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उन जेट्स को हम बाहर रखेंगे। तो आपके जो सैटेलाइट हैं, रशिया का सैटेलाइट है वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को देख पाएगा। अच्छा जी, यहां खड़े हैं, यहां पे हैं, यहां पे हैं, तो शांति है जी, बिल्कुल फिट है। अमेरिका के सैटेलाइट रशिया के वाले चेक कर पाएंगे, तो इनको ओपन में इसको रखना होता है। तो अभी तक केवल ये ट्रीटी जो है ये बच रही है। अब यहां से अगर आपको कुछ याद आ जाए तो मेरे को बताइएगा, कुछ याद आ रहा है सर इसको देख करके? ये क्या है? ये ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब क्या था? जो यूक्रेन ने रशिया के 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को गिराया था, जो बाहर खुले में रखे हुए थे। आप देख सकते हैं ये खुले में प्लेन रखे हुए थे, इनको सर 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को अलग अलग लोकेशंस पे हिट कर दिया था। तो जब उस समय चर्चा हुई थी भी ऐसा क्यों हुआ, खुले में क्यों रखे हुए थे? ये तो सेफ एंड सिक्योर और मतलब एक तरह से शेड में होते हैं, कवर पोजीशन में होते हैं। तो सर वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जिसकी वजह से ये हो पाया। अब इसकी वजह से सर एज क्या मिला? डिफरेंट लोकेशंस पे लगभग सीमा से 5-5 हजार किलोमीटर अंदर जाके ये अटैक जो है वो यूक्रेन कर पाया। ये क्या अटैक यूक्रेन के थे? अगर ये ट्रीटी नहीं होती तो क्या ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बाहर होते? तो इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल कौन बन रहा है यहां पे? अमेरिका बन रहा है। उसकी पोजीशनिंग की एक तरह से जो लोकेशन है वो कैसे मिली यूक्रेन को? क्योंकि अमेरिका के पास सैटेलाइट पोजीशन सारी हैं, तो वो उसको नाटो के थ्रू प्रोवाइड हो गई। अब इस पोजीशन में जेलेंस्की को ये थोड़ा सा बोलते ना कि होता ना कि चूहे को जब हल्दी की गांठ मिलती है तो खुद को पंसारी समझता है। इनको लगने लगा कि दुनिया तो हम जीत लेंगे, अब तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सर चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई। अब यहां पर देखो 2026 की 5 फरवरी को यह खत्म हो जाएगी। अब जैसे ये बची हुई अंतिम ट्रीटी यदि खत्म होती है तो दुनिया सर और ही डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं जरूर मुझे बताइए। तो जब ये जेलेंस्की का अटैक हुआ था, क्रेमलिन ने यानी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा कड़क शब्दों में इसको बयान दे दिया था कि ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये अमेरिका और नाटो की मिली भगत है, क्योंकि अमेरिका इज द बैकबोन ऑफ नाटो, नाटो इज द शैडो ऑफ अमेरिका। तो कुल मिलाकर के इनको बच के चलना चाहिए और सीधा यूरोप को वार्न किया था कि भैया बच के रहो, आज तो ऐसा काम किया, सपोर्ट मत करो वरना तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यहां पर सर इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। यह है सर्गेई लैवरोव। सर्गेई लैवरोव इज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया और ये एक तरह से व्लादिमीर पुतिन के दाएं और बाएं दोनों हाथ समझिए इनको आप। विदेश नीति के मैटर पे जबरदस्त इन्होंने काम किया और इनकी पोजीशनिंग, क्योंकि जब ये बात आई, क्योंकि जो बाहर निकलने का निर्णय हुआ परमाणु संधि से, तो वो इन्होंने लिया। अब इनके इस बयान के ऊपर दिमित्री मेदवेदेव ने क्या कहा समझिए। ये लिखते हैं, द रशियन फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट ऑन द विड्रॉल ऑफ द moratorium on the deployment of medium range and short range missile is the result of NATO countries anti Russian policy। मतलब जो नाटो जो एंटी रशिया पॉलिसी बना रहा है, दैट इज द रीजन कि हमारे विदेश मंत्री ने यह निर्णय लिया और हम उस संधि से बाहर आ गए, क्योंकि वो लोग रशिया के खिलाफ पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और ये प्रत्यक्ष है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। दिस इज ए न्यू रियलिटी ऑफ, ये न्यू रियलिटी वर्ड भी सर बहुत हाईलाइट हो रहा है। नई वास्तविकता, इंडिया में न्यू नॉर्मल, वहां पे न्यू रियलिटी। तो सर ऑल opponents will have to reckon with except for the step, यानी आगे हम क्या लेंगे निर्णय, उसके बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो वर्तमान में इसको समझ लो और थोड़ा समझ के चलो। तो कुल मिलाकर के टेंशन पीक पे। अब नाटो की कहानी क्या चल रही है? यूक्रेन
को अमेरिका या यूक्रेन चाहता है नाटो का हिस्सा बनना, रशिया कहता है कि भैया मेरी बॉर्डर के इतने किनारे तुम्हें हम आने नहीं देंगे। विवाद तो इनका यहां से शुरू हुआ था। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है आपका जिसके ऊपर रशिया ने कब्जा किया था, रशिया ने उसको टेक ओवर कर लिया था। अब यहां पे क्रीमिया है ना, क्रीमिया वाला, तो यहां पे रोमानिया नाटो से बहुत हद तक नाराज है, हंगरी से टेंशन चल रहे हैं, पोलैंड कहता है जगह नहीं दूंगा। यहां पे फ्रांस जो है वो इस चीज से खफा है कि ईयू ने समझौता कर लिया। अब ईयू का समझौता अमेरिका से हुआ तो कुल मिलाकर के कमजोर कौन पड़ रहा है? नाटो हर दिन की स्थिति में कमजोर पड़ रहा है। और रशिया का यह डिसीजन निश्चित रूप से इसको ईयू को या नाटो को या अमेरिका को, बिकॉज ये अलग नहीं है, कमजोर स्थिति में ले जाएगा। बात रही रशिया और यूक्रेन के वॉर को खत्म करने की, तो निश्चित मानिए जिस दिन ये चीजें होंगी, अगर मेरे ओपिनियन से आप सहमत हैं तो बताइएगा अपनी बात को रख करके। जिस दिन जेलेंस्की पुतिन की शर्तों पे सामने बैठेंगे उस दिन ये विवाद खत्म होगा। अमेरिका का इंटरवीन इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अगर होना होता तो बीते 6 महीने में कभी का हो चुका होता, बिकॉज 6 महीने ट्रंप को शासन करते हो गए हैं। तो अब बात क्या है कि जिस स्थिति से, क्योंकि उस 25% टैरिफ है डेड इकोनॉमी की बात पे भारत ने कठोर जवाब दिया, भारत के पक्ष में रशिया ने कठोर जवाब दिया, रशिया ने अपना कठोर डिसीजन लिया, तो भारत को भी अब रशिया के फेवर में ओपनली स्टेटमेंट देने चाहिए। बिकॉज यहां पे अब डरने जैसी कोई बात नहीं है, स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया गया है। अब यहां पे भारत और रशिया के संबंधों को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का वक्त है, जो कि इस देश का या कहिए कि पूरे ग्लोबल फ्यूचर को सिक्योर करने की बात होगी। क्योंकि इसी से ब्रिक्स मजबूत होगा। और अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन, बोलते ना कि बिल्ली के गले में घंटी है, ये वो ब्रिक्स ही है। और ब्रिक्स से अमेरिका बचना चाहता है, ब्रिक्स को मजबूत होते नहीं देखना चाहता, क्योंकि ब्रिक्स की मजबूती, आरआईसी की मजबूती, रशिया और चाइना और इंडिया का ये ट्रोइका का डेवलपमेंट, ईरान, नॉर्थ कोरिया और ये सारे देशों को बढ़ते हुए, ग्लोबल साउथ को बढ़ते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न पोल नहीं देख सकता, क्योंकि वो डॉलर के डोमिनेंस को चुनौती देती है। तो मेरे साथियों, ट्रंप की पॉलिसीज दुनिया को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। और समझिएगा, जो एक कहावत है ना हमारे हिंदुस्तान, क्योंकि हम आशावादी लोग हैं, एक विचार जरूर रखते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसके पीछे अच्छाई जो मुझे नजर आती है वो ये है कि दुनिया के देश अमेरिका से अपनी निर्भरता को निश्चित रूप से सीमित करेंगे। और भारत, जो कि मेरा अपना वतन है, हमें अपना एक नया, दोबारा से एक नई शुरुआत या कुछ बेहतर निर्णय लेकर के इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिलेगा कि हम हमारे मल्टीपोलर वर्ल्ड से अपने रिश्तों को जो है वो मजबूत करें और रशिया के साथ में हमारी जो ओल्ड फ्रेंडशिप उसको बिल्कुल जिंदाबाद वाली पोजीशन में ले जाएं। साथियों, उम्मीद है ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक हौसला अफजाई हमारी भी कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और आप यदि अच्छा कंटेंट पसंद करते हैं, अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड, बायसनेस सिर्फ एक चीज की है, वो है नेशन फर्स्ट, भारत माता की जय का नारा है। देश से बढ़ के यहां कुछ नहीं है, लेकिन सच के साथ में। तो जुड़िए हमारे साथ में, सब्सक्राइब अभी करिए। अच्छा कंटेंट आपको हर दिन लगभग इस समय पे प्रोवाइड होगा। मुलाकात करता हूं फिर आप लोगों के साथ में कल। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।